हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज पार्ट 48 है और इसमें भी आपको मिलेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए और साथ ही यूकेपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज है सामान्य अध्ययन की। तो चलिए, आज भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा, साथ ही किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या कुछ क्वेरी है आपकी तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, निम्न में से कौन सा एक नदी बंदरगाह है? तो दिए गए विकल्पों में आपने बताना है कि इनमें से कौन सा एक रिवर पोर्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कलकत्ता जो बंदरगाह है दोस्तों, ये एक नदी बंदरगाह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कलकत्ता बंदरगाह नदी पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी सभी हमारे कांडला हो गया, पारादीप हो गया, कोचीन हो गया, ये सभी हमारे एक समुद्री बंदरगाह हैं, समुद्र पे स्थित हैं ये, जबकि कलकत्ता बंदरगाह हमारा दोस्तों नदी पर स्थित है। ओके, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन था? तो देखिए दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, और उससे पूर्व ही जब हमारा कैबिनेट मिशन आया था, तो कैबिनेट मिशन में अंतरिम जो मंत्रिमंडल कैसा होगा, उसका ढांचा कैसा होगा, वो भी प्रस्तावित हो चुका था। और जब देश भी आज़ाद हुआ दोस्तों, तो देश आज़ाद होने के बाद हमारे चुनाव हुए नहीं थे, क्योंकि चुनाव हमारे सबसे पहले होंगे 1951-52 में। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारी अंतरिम सरकार बन चुकी थी और उस अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री का पद दिया गया था हमारा सरदार बलदेव सिंह को। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किस स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने चारों मठों में से एक की स्थापना नहीं की थी? तो आपको पता है दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे भारत के 4 दिशाओं में। अब इनमें से कौन सा नहीं है, ये बताना है आपने। तो हिंदू धर्म के मार्गदर्शन के लिए 4 मठ थे दोस्तों, हिंदू धर्म को फैलाने के लिए। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कांची नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो देखिए, जो हमारे शंकराचार्य थे दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य, इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, उत्तर में हमारा जोशी मठ या ज्योतिर्मठ इन्होंने स्थापित किया उत्तर में। ठीक है, अगर हम बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में इन्होंने द्वारका गुजरात में हमारा मठ स्थापित किया। और वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों पूर्व की, तो पूर्व में उड़ीसा में पुरी में इन्होंने मठ मठ स्थापित किया। अब बचा हमारा कौन सी दिशा? तो हमारी बच जाती है दोस्तों यहाँ पर केवल दक्षिण दिशा। तो दक्षिण में इन्होंने श्रृंगेरी में किया था दोस्तों, ना कि कांची में। ठीक है, श्रृंगेरी में जो हमारा चौथा मठ हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, इसमें कांची नहीं होगा, जबकि इसकी जगह होना चाहिए था श्रृंगेरी। ठीक है, तो ये हमारे 4 मठ स्थापित किए थे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। और फाइनली आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ में देह त्याग किया था। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो नगर पालिकाओं के अधिकारों का उल्लेख, ठीक है, किस अनुसूची में? तो हमें पता है दोस्तों, नगर पालिका का जितना भी हमारा वर्णन है वो 12वीं अनुसूची में किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है, 12वीं अनुसूची। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस प्रकार के, लास्ट किसी एग्जाम में पूछ लिया गया था आपका कि फला रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, आई थिंक उसमें हमारा उत्तर रेलवे आया था या उत्तर पूर्व रेलवे आया था। तो ऐसे ही देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो रेलवे के मेन मुख्यालय हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और मध्य रेलवे, सभी याद होनी चाहिए आपको। तो दक्षिण रेलवे की हम बात करते हैं दोस्तों, तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों चेन्नई में। ठीक है, और उत्तर रेलवे की अगर बात होती है तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है दिल्ली में। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एका आंदोलन के नेता कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एका आंदोलन। तो एका आंदोलन जो हमारा था दोस्तों, एक किसान आंदोलन था। ठीक है, और किसान नेता थे मदारी पासी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, मदारी पासी के द्वारा इस आंदोलन को लीड किया गया था। नेतृत्व कौन था, किसने किया था एक आंदोलन का? तो मदारी पासी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रथम आंगल बर्मा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रथम आंगल बर्मा युद्ध, यानी कि अंग्रेजों और बर्मा, जो वर्तमान म्यांमार है उसका प्राचीन नाम क्या था? बर्मा था ना। तो बर्मा और अंग्रेजों के बीच में जो पहला युद्ध होता है दोस्तों, वो उस युद्ध की घोषणा होती है 24 फरवरी 1824 को, 24 फरवरी 1824 को। अब उस समय कौन है भैया? तो उस समय है लॉर्ड एम हस्ट, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है, लॉर्ड एम हस्ट। ठीक है, तो इसके शासनकाल में हुआ था ये। अगर क्वेश्चन अगर आपका बनेगा दोस्तों, जो हमारा आंगल गोरखा युद्ध है, उत्तराखंड के संदर्भ में क्वेश्चन निकल के आता है ना हर बार, आंगल गोरखा युद्ध के समय कौन था? तो हेस्टिंग्स था उस समय। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कौन था? हेस्टिंग्स।
आंग्ल गोरखा युद्ध के समय कौन था हमारा, लॉर्ड हेस्टिंग था, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, निम्न में से किसे भारत का ग्लैड स्टोन भी कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ग्लैड स्टोन भारत का, ठीक है। तो देखिए, भारत के सामाजिक विकास की बात हो या राजनीतिक विकास की बात हो, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा दोस्तों दादा भाई नेहरू का, ठीक है। इसीलिए दादा भाई नेहरू को हमारा भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है, ग्लैडस्टोन से इनकी तुलना होती है। और इसके साथ साथ दादा भाई नेहरू को दोस्तों हम जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी, ठीक है। धन निकासी का सिद्धांत भी दिया था इन्होंने, ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन ड्रेन ऑफ वेल्थ का। अगला देखिए, एमी पुरस्कार जो कि अकादमी पुरस्कार ऑस्कर के समान है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो एमी पुरस्कार, ठीक है। तो देखिए, एमी जो पुरस्कार होता है टेलीविज़न के सेक्टर में दिया जाता है। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है, टेलीविज़न। तो टेलीविज़न के लिए देखिए दोस्तों हमारा एमी पुरस्कार होता है, ठीक है। बहुत से पुरस्कार हमें आपको पता होना चाहिए। संगीत के लिए जो मेन पुरस्कार होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रैमी अवार्ड है वो, ठीक है। रंगमंच जो थिएटर होता है, थिएटर का सबसे अगर हम बोलें बड़ा अवार्ड कौन सा होता है, तो थिएटर के लिए दोस्तों टोनी पुरस्कार होता है। ऐसे टेलीविज़न के लिए दोस्तों एमी पुरस्कार होता है, ठीक है, टेलीविज़न। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसमें। किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए निम्न में से कौन सा ऐसा गुप्त शासक है जिसको कविराज की उपाधि भी दी गई है या कविराज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त, ठीक है। तो समुद्रगुप्त दोस्तों इसको कविराज भी कहा जाता था, और समुद्रगुप्तों ने अपने युद्धों में अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हालांकि नेपोलियन तो बहुत बाद में आया, गुप्त वंश बहुत प्राचीन है, फिर भी पता नहीं इतिहासकार क्यों तुलना करते हैं नेपोलियन से इसकी। नेपोलियन को बोलना चाहिए था, नेपोलियन को समुद्रगुप्त से तुलना करनी चाहिए, ठीक है। जैसे समुद्रगुप्त ने जितने भी युद्ध लड़े उसमें हार नहीं हुई उसकी, और साम्राज्य का विस्तार किया था उसने, ठीक है। तो नेपोलियन की तुलना कहीं ना कहीं होनी चाहिए थी इस समुद्रगुप्त से। हम बाहर के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, फिर भी क्वेश्चन बनता है भारत का नेपोलियन, बहुत से एग्जाम में बना है। तो समुद्रगुप्त, और इसी को कविराज भी कहा जाता था। अगला देखिए, कोको द्वीप समूह किसका हिस्सा है। तो दिए गए विकल्पों में से जो कोको द्वीप समूह है दोस्तों ये किसका हिस्सा है, ठीक है। तो कोको द्वीप समूह की बात करते हैं दोस्तों, तो ये पूर्वोत्तर हिंद महासागरों में द्वीपों का एक छोटा सा समूह है। अगर पूर्वोत्तर हिंद महासागर की बात हो रही तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ये बात हो रही है हमारी म्यांमार की, ठीक है। तो म्यांमार का जो यंगून क्षेत्र है दोस्तों, तो यहाँ पर स्थित है कोको द्वीप समूह। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। तो ये कौन सा बंदरगाह है दोस्तों, बताइए, पोर्ट कौन सा है जिसकी डेप्थ सबसे ज़्यादा है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम, ठीक है। तो विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का, सबसे गहरा बंदरगाह, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्यों का भारत में सही अवरोही क्रम कौन सा होगा, ठीक है। तो 2011 की सेंसस पूछ के अनुसार यहाँ पे पूछा जा रहा है जो हमारे सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाले राज्य है या उसी उसके बाद है, मतलब बड़े से छोटा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है आपका बड़े से छोटा। तो सबसे ज़्यादा हमारा जनघनत्व है दोस्तों बिहार का, उसके बाद हमारा पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश, यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हमारा अवरोही क्रम 2011 की जनगणना के हिसाब से जनघनत्व। अगला देखिए, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ दी गई हैं और इनको आपने उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है भारत के मैप के हिसाब से, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैप रीडिंग आनी चाहिए दोस्तों, आपको मैप रीडिंग नहीं आएगी तो फिर दिक्कत होगी। तो बताना है आपने यहाँ पे उत्तर से दक्षिण के क्रम में। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो ज्योग्राफी के इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आएगी दोस्तों, सबसे हमारा देखिए उत्तर से दक्षिण में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा इसमें लद्दाख श्रेणी, यानी कि ऑप्शन दो हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद हमारी आएगी दोस्तों जास्कर श्रेणी, जास्कर के बाद हम पहुंचते हैं दोस्तों पीर पंजाल, और लास्ट में आते हैं धौलाधर श्रेणी, यानी कि 2 1 3 4 इसका सही क्रम होगा, ठीक है। तो मैप रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत बार ऐसे होते हैं कि जो मैप रीडिंग के माध्यम, अगर पकड़ अच्छी है आपकी मैप रीडिंग में, तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसलिए आपने जहाँ पे भी आपका स्टडी पॉइंट है या जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, हमेशा आपके आंखों के सामने दोस्तों एक यहाँ पे फिजिकल मैप होना चाहिए, ठीक है, एक पॉलिटिकल मैप होना चाहिए।
यानी कि फिजिकल का मतलब जो भौगोलिक मानचित्र होता है और दूसरा हमारा पॉलिटिकल मानचित्र होता है नॉर्मली जो आता है। तो ये हमेशा आपके स्टडी टेबल के आसपास होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, तो किसको मानते हैं हम धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए मार्टिन लूथर को, ठीक है। तो मार्टिन लूथर दोस्तों ये जर्मनी का निवासी था और इसने दोस्तों बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद भी किया था। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कई बार कि किस व्यक्ति ने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, तो वो था मार्टिन लूथर, ठीक है। तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी इसी को माना जाता है। बाकी मैकियावली है, देखिए मैकियावली चाणक्य से इसकी तुलना होती है। मेजिनी दोस्तों मेजिनी यंग इटली, ठीक है। और इसके साथ गैरीबाल्डी, इटली का एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है गैरीबाल्डी को। तो ये सभी महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों। इसके साथ साथ बहुत से क्वेश्चन बने यूपी ट्रिपल एससी में विगत वर्षों में, जिनमें कुछ कुछ क्वेश्चन हमारे चित्रकारों से भी पूछे हैं, ठीक है। माइकल एंजेलो हो गया, इसके साथ साथ लियोनार्डो डी विंची हो गया, बहुत से क्वेश्चन बने हमारे चित्रकारों से भी। यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेक्शन छोटा सा आपका दिया हुआ है, आई थिंक लूसेंट सामान्य ज्ञान में भी है, तो आप उसको थोड़ा क्लियर कर लें, क्वेश्चन वहाँ से भी बन जाते हैं कभी कभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जो ये बोलता है कारखानों में बच्चों का नियोजन जो है दोस्तों वो गैर कानूनी है। यानी कि हमारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर काम करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये कानूनी रूप से गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें सही उत्तर। अनुच्छेद 24 ये हमारा प्रतिषेध लगाता है बच्चों के नियोजन पर कारखानों में, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 इसमें राइट आंसर है। आर्टिकल 24। संसद के 2 सत्रों के मध्य कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो संसद के 2 सत्र के मध्य दोस्तों 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात किस में बोली गई है? तो आर्टिकल 85 बोलता है इसको। आर्टिकल 85 के अनुसार यानी कि अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर एक बार संसद का सत्र होना आवश्यक है, ठीक है। कम से कम एक बार होना आवश्यक है। मैक्सिमम तो कितनी बार भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बार होना ही चाहिए 6 महीने के अंदर, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी 6 माह। 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अगला है देखिए न्याय और न्यासी किसका विषय है, ठीक है। तो न्यास और न्यासी, तो न्यास और न्यासी हमारे विषय है दोस्तों, ये हमारे समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं, थोड़ा पॉलिटी में आपको ये देखना जरूरी है, ठीक है। जैसे कभी कभी शिक्षा का पूछ लेता है किस विषय में रखा गया है, वन किस विषय में आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट होते हैं, इनको आपने देखना चाहिए कि इनको किन विषयों में रखा गया है, किस सूची में रखा गया है। तो हमारे न्यास और न्यासी जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। अगला देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसका कार्यकाल यहाँ पे पूछा गया दोस्तों। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन सी इसमें सही है। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वर्तमान समय में भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे, वो बताइएगा आप। लास्ट क्वेश्चन है देखिए भारत में राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो भारत में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 7 जून 1955। कब हुआ था? 7 जून 1955। जवाहरलाल नेहरू के तत्वाधान में हुआ था ये, ठीक है। लेकिन अध्यक्ष किसको बनाया गया था इसका? बीजी खैर को, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। तो जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखेंगे, नेहरू जी ने 7 जून 1955 को बीजी खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था दोस्तों। 7 जून 1955 हिंदी के जो हमारा हिंदी का सेक्शन है उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। हिंदी वाले सेक्शन में आई थिंक पूछा भी गया है किसी ग्रुप सी एग्जाम में कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो 7 जून 1955 को। पहले अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर थे इसके, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था जीके टेस्ट पार्ट 48। कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ लेवल के थे आज, ठीक है। लगभग हम मान सकते हैं लोअर पीसीएस प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के, उस हिसाब से यहाँ पे आज पेपर लाया गया था। तो थोड़ा जो भी पॉइंट मैंने यहाँ पे बोले हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको आगे की रणनीति बनानी है, क्या क्या पॉइंट इसमें आपने पढ़ने चाहिए, उस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन अच्छे से अपनी स्टडी करें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।